हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में पढ़ा था और उसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज इन इंडिया के बारे में। इंडस्ट्रीज इन इंडिया आपका इंडिया का ही एक चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके माध्यमिक एग्जामिनेशन में 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इंडस्ट्रीज इन इंडिया के बारे में, वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स, कभी 3 मार्क्स, तो कभी 5 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को डिटरमाइन करते हैं, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए, जैसे कि रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, लेबर, कैपिटल, वाटर, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर्स। ठीक है, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं कि इंडस्ट्रीज कहां पर लोकेट हमको करना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज किस जगह पर होना चाहिए वो तय करता है ये सारे फैक्टर्स। तो इन सारे फैक्टर्स को हम लोग समझ लेते हैं। पहला फैक्टर है रॉ मटेरियल। देखिए, रॉ मटेरियल के बगैर कोई इंडस्ट्रीज चल ही नहीं सकती। कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट हमको बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे अगर हमको कपड़ा बनाना है तो हमको कॉटन की जरूरत है। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम एक इंडस्ट्री देते हैं जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? आयरन ओर चाहिए। ठीक है, तो आयरन ओर कहां से निकलेगा? माइनिंग करके निकलेगा। ठीक है, तो जरूरी है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो माइंस के करीब हो। ठीक है, माइंस के करीब हो, जहां से आयरन ओर निकाला जा रहा है उसी के करीब इंडस्ट्रीज को लोकेट किया जाए। ठीक है, दूसरा है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट देखिए, अगर माइनिंग से मान लीजिए आयरन ओर निकल रहा है, ठीक है, और इंडस्ट्रीज करीब में रहेगा और ट्रांसपोर्ट बहुत कम दूरी, यानी ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम आना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट जहां से इजी हो, जहां से एक्सेसिबल हो, आने जाने का रास्ता सही हो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है, आने जाने का जो भाड़ा होता है, जो फेयर होता है, अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर कम लगेगा तो इंडस्ट्रीज में बनने वाली प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वो भी कम रहेगा, तो इससे इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एकदम कम से कम होना चाहिए, चीजों का जो भाड़ा लगता है वो कम से कम होना चाहिए। तीसरा नंबर है मार्केट। देखिए, इंडस्ट्रीज में सामान बनने के बाद प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, सामान बनने के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है उसको मार्केट में ले जाया जाता है बेचने के लिए, सेल करने के लिए, बाद में उससे आमदनी होती है। ठीक है, इनकम आता है। तो अगर मार्केट करीब में है, मतलब मार्केट जहां पर है उसके आसपास में इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, उसके करीब में होना चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आए, है ना। और मार्केट अगर करीब में रहेगा तो सामान को कम से कम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में वहां ले जाया जाएगा, फिर वहां से बिक्री होके, है ना, सामान बेचकर फिर पैसा कमाया जाएगा। यानी मार्केट के करीब इंडस्ट्रीज को लोकेट करना है। ठीक है, लेबर, देखिए, इंडस्ट्रीज वहां पे हमको लोकेट करना चाहिए जहां पर हमको इजिली चीप लेबर हमको जहां पर अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे कि कुछ जगह ऐसा होता है जहां पर लेबर आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन जहां पर लेबर आसानी से अवेलेबल है इंडस्ट्रीज को वहीं पर लोकेट करना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज हमको वहां लगाना चाहिए जहां पर लेबर इजिली अवेलेबल हो, क्योंकि अगर लेबर नहीं रहेगा, सस्ता मजदूर, ठीक है, चीप लेबर जो कम कीमत पर काम करने को तैयार हो, अगर हमको सस्ता लेबर नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेगा। ठीक है, 5वां नंबर देखिए कैपिटल। अब देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज वहां कायम की जाती है, यानी इंडस्ट्रीज को वहां कायम करना चाहिए जहां पर काफी रिच पीपल हो, जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो। जैसे उनके पास बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वहां पर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं और अपना पैसा वो इंडस्ट्रीज में लगाना चाहते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो। ठीक है, तो ऐसे जगहों पर, जैसे कि मान लीजिए अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, सूती कपड़े का बहुत बड़ा वहां पे मिल है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मिल है वहां पे, कारखाने हैं। तो वो कैसे हुआ? वहां का जो गुजराती बिजनेसमैन है वहां उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, बोल के आज वो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है अहमदाबाद। ठीक है, 6वां नंबर देखिए वाटर। वाटर का अवेलेबिलिटी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वाटर नहीं रहेगा तो बताइए कोई भी इंडस्ट्री कैसे चलेगा। तो वाटर के जहां पे अवेलेबिलिटी है, यानी रिवर्स और लेक्स के करीब हमको इंडस्ट्री लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, रिवर या लेक्स के करीब या किसी सी के करीब। ठीक है, 7 नंबर देखिए पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो इंडस्ट्री रन ही हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत जरूरी है। ठीक है,
8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर बहुत सारा फैक्टर्स है। जैसे 8वां नंबर में तो अदर्स लिखा हुआ, तो इसमें आ जाएगा आपका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पे अच्छा नहीं है तो लेबर वहां पे काम नहीं कर पाएगा। एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है, रिलीफ कैसा है, कहीं वो इंडस्ट्रीज आप पहाड़ पे तो नहीं बना दे रहे हो, पहाड़ पे तो इंडस्ट्री चल नहीं पाएगा क्योंकि पहाड़ पे तो आबादी ऐसी ही कम रहती है, तो आपको प्लेनी एरिया में करना पड़ेगा। ठीक है, और भी है जैसे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वहां का गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को छूट देता है कि नहीं। ठीक है, कहीं उसको बहुत ज्यादा वहां का रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन भी डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज का लोकेशन में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो इंडस्ट्रीज के लोकेशन को तय करती है कि हमको इंडस्ट्रीज कहां पर लगाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। अब हम लोग समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर एंड इम्प्योर रॉ मटेरियल्स का। ठीक है, रॉ मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्योर रॉ मटेरियल और एक होता है इम्प्योर रॉ मटेरियल। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। प्योर रॉ मटेरियल किसको बोलता है, प्योर रॉ मटेरियल। ठीक है, प्योर रॉ मटेरियल उसको बोलता है जो रॉ मटेरियल के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लीजिए कॉटन। ठीक है, कॉटन जब उसको लाया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, लेकिन जब उससे फिनिश प्रोडक्ट यानी कोई सामान बनता है तब भी उसका वजन कम नहीं होता है। वजन, ठीक है, वेट जो है वो कम नहीं होता है। जैसे 100 किलो अगर कॉटन लाया गया तो 100 किलो ही उससे प्रोडक्ट तैयार होगा। आप समझ रहे हैं, 100 किलो कॉटन लाया गया एज अ रॉ मटेरियल और फिर उससे 100 किलो ही सामान उससे तैयार हुआ। ठीक है, मतलब वजन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वजन में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन अब वहीं पर आ जाते हैं इम्प्योर रॉ मटेरियल में। इम्प्योर रॉ मटेरियल किसको बोलता है, इम्प्योर रॉ मटेरियल उसको बोलता है जो रॉ मटेरियल के बाद जब फिनिश प्रोडक्ट बनता है तब वेट में कमी आ जाती है। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। ठीक है, उसमें आयरन निकालने के लिए हमको आयरन ओर चाहिए, तो आयरन ओर जब एज अ रॉ मटेरियल आएगा और जब उससे आयरन निकाला जाएगा तो फिनिश प्रोडक्ट का जो वजन होगा वो कम हो जाएगा। जैसे 100 किलो अगर आयरन ओर लाया गया तो उससे 100 किलो तैयार नहीं होगा, उससे सपोज मान लीजिए 80 या 70 किलो ही तैयार हो पाएगा। 20 से 30 किलो वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोसेसिंग करते हैं तब उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उस आयरन ओर में आयरन का कंटेंट कितना है। ठीक है, आयरन ओर के अंदर आयरन का कंटेंट कितना है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्योर रॉ मटेरियल उसको बोलते हैं जब फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद वजन कम नहीं होता है, वेट कम नहीं होता है, और इम्प्योर रॉ मटेरियल उसको बोलते हैं जब फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद वेट कम हो जाता है, वजन घट जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आप समझ लिए। पहला बोल रहा है बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल देन इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट। 4 पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला है एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड में क्या क्या आएगा, एग्रो बेस्ड में पहले तो आएगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड बोलते किसको है, एग्रो बेस्ड उसको बोलते हैं जिस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता हो। ठीक है, मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उसको बोलते हैं, जैसे वो तो इंडस्ट्री है, उसमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल कहां से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं एग्रो बेस्ड। यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पर होती है, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, एग्रीकल्चर पे ये डिपेंड होती है। तो इसमें क्या क्या मैंने बताया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएगा और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एनिमल बेस्ड। एनिमल बेस्ड उसको बोलते हैं, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री उसको बोलते हैं जो पूरी तरह से डिपेंड होता है एनिमल पे। ठीक है, जैसे कि मीट इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद मिल्क इंडस्ट्री। ठीक है, उसका फास्ट फूड हो गया जो भी। ठीक है, तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री उसी को बोलते हैं जो पूरी तरह से एनिमल पे बेस्ड हो। फॉरेस्ट बेस्ड किसको बोलते हैं, जो इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आता हो। जैसे कि फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा क्या होता है, पेड़। अब पेड़ लकड़ी का होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसमें लकड़ी होती है और लकड़ी से पेपर बनाया जाता है। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है वो है पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री समझ में आया। मिनरल बेस्ड में समझिए, मिनरल बेस्ड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आएगा। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री,
क्योंकि ये मिनरल्स है, इसकी माइनिंग की जाती है। ठीक है, आयरन ओर का जो रॉ मटेरियल है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो आयरन और इस्तेमाल होता है वो तो माइनिंग के जरिए आता है, तो वही तो होगा मिनरल बेस्ड। ठीक है, उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, इसमें हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, उसके अंदर और भी आते हैं, लोकोमोटिव्स आते हैं। ठीक है, और भी कई सारे इंडस्ट्री है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, शुरुआत हम लोग करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से। अब आ जाते हैं हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मैंने क्या बताया, जो पूरी तरह से डिपेंड किस पे हो, एग्रीकल्चर पे, यानी उसका जो रॉ मटेरियल आता है वो कहां से मिलता है हमको, एग्रीकल्चर से मिलता है। ठीक है, तो इसमें दो इंडस्ट्रीज आते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग का। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते किसको, कुछ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि आपके घर में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क आते होंगे, बटर आते होंगे, ठीक है, कर्ड आते हैं, ये सारे के सारे कहां से आ रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स से आ गए। ठीक है, शुगर आते हैं, सॉल्ट आते हैं, ठीक है, आटा, चावल, दाल, एडिबल ऑयल, कुकिंग ऑयल जो भी है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से ही आते हैं। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो अभी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट वाला इंडस्ट्री है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट वाला इंडस्ट्री है, आयरन ओर की तरह एकदम पुराना टाइप का इंडस्ट्री नहीं है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट वाला इंडस्ट्री है। तो इसमें जितने भी फूड मतलब जिनको हम खा सके या कुछ दिन के लिए स्टोर भी कर सके, इस तरह के खाने पीने वाली चीज जिस इंडस्ट्री में तैयार होती है उसी को बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें अभी का जैसे कि मीट आता है ना, चिकन आता है, मटन आता है या फिश आता है, जो कुछ भी आता हो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ही आता है। ठीक है, जो खाने के लायक भी होता है, ठीक है, जो खाने के लिए ही होता है उसी को बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, नाम से ही जाहिर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, जिसमें क्वेश्चन आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पहले तो हम लोग कुछ फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन समझ लेते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो जो फैला है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में कहां कहां है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में जहां पर सबसे ज्यादा है वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे है गुजरात, ठीक है, उसके बाद है तमिलनाडु। जितना भी बात अभी आपको बताऊंगा ध्यान से आप सुनिएगा, तमिलनाडु है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, बस इतना ही नाम याद रखना। अब देखिए महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। ठीक है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इन सब में जो लोकलाइजेशन यानी यहां पर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना फैला है उसके पीछे फैक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, मतलब यहां पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना ज्यादा क्यों डेवलप है। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन आप वहां पे समझ लिया, उसके बाद मैं फिर यहां पे आऊंगा। ठीक है, उसका पहले लोकलाइजेशन समझ लिया। देखिए रॉ मटेरियल, सबसे पहली बात तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। ठीक है, तो कॉटन कहां मिलेगा, देखिए ये इंडिया का नक्शा है। ठीक है, ये इंडिया का नक्शा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ ये डेक्कन प्लेटू है ना, यहाँ पे ये डेक्कन प्लेटू वाला एरिया आ गया, और यहाँ पे क्या है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो इस सब तरीके से मैं रफली आपको समझाने मांग रहा हूं कि यहाँ पर जो डेक्कन प्लेटू है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल किसके लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, कॉटन के लिए। तो इतना समझ में आया कि डेक्कन प्लेटू से जो ब्लैक सॉइल हासिल होता है वही कॉटन को एग्रीकल्चर में मदद करता है। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर में कॉटन उगाने के लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, और ब्लैक सॉइल कहां होता है, डेक्कन प्लेटू में। इसीलिए आप ध्यान से देखो कि डेक्कन प्लेटू के पास महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है, वेस्ट बंगाल इधर है। तो इन सब इलाकों में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना फैला, उसका सबसे बड़ा पीछे जो कारण है वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यहां पर से उसको आसानी से अवेलेबल रहता है। ठीक है, दूसरा है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। देखिए यहाँ का जो क्लाइमेट है ये कॉटन उगने के लिए तो बहुत ज्यादा फेवरेबल है ही, साथ ही यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वहां के मजदूर के काम करने के लिए भी बहुत ज्यादा फेवरेबल है। ठीक है, तीसरा में देखिए प्रेजेंस ऑफ पोर्ट्स एंड मुंबई, कंडला, सूरत एक्सेट्रा।
अब देखिए वहां पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मुंबई और गुजरात जो है वो समुद्री इलाका की तरफ है, नहीं है, मुंबई समुद्री इलाका की तरफ है और यहाँ पर आप तमिलनाडु भी देखेंगे तो समुद्री इलाका की तरफ है। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर पोर्ट्स पाए जाते हैं। देखिए मुंबई में पोर्ट है, कंडला पोर्ट देखिए गुजरात में है, सूरत भी गुजरात में है। तो ये क्या है, पोर्ट है। पोर्ट जानते हैं, पोर्ट उसको बोलते हैं समंदर के करीब आप देखेंगे समंदर में कुछ शिप होती हैं, शिप पानी जहाज, जिससे क्या होता है सामान एक कंट्री से दूसरा कंट्री या एक जगह से दूसरा जगह भेजा जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, पानी जो वाटरवेज होता है, पानी से आने जाने का रास्ता में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ही कम पड़ता है, ठीक है। तो पोर्ट उसी को बोलते हैं, आप समझ गए होंगे। तो मुंबई पोर्ट है, कंडला पोर्ट है और सूरत पोर्ट है। चौथा नंबर में देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ हाइडल पावर। हाइडल पावर वहां पर अवेलेबल है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। पांचवें नंबर में देखिए गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज। रोडवेज और रेलवेज यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां पे बहुत अच्छा है, ठीक है। रोडवे भी रोड को कनेक्ट करता है और रेलवे भी कनेक्ट करता है जगह को। छठा नंबर में देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटीज। अब देखिए महाराष्ट्र और गुजरात का जो गुजराती बिजनेसमैन जो होता है ना, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, इसीलिए बिजनेस में गुजराती लोग नंबर 1 होते हैं, ठीक है। तो वहां बिजनेस कम्युनिटी के लोग वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना ग्रो किया है। 7वां नंबर में देखिए चीप लेबर। वहां पे चीप लेबर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, क्योंकि दूसरे राज्यों से भी वहां पर काम करने जाते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में आप देखोगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग वहां पर काम करने के लिए जाते हैं, बंगाल के बहुत सारे लोग वहां पर काम करने जाते हैं, ठीक है। 8वां नंबर में देखिए हाई डिमांड इन लोकल एंड फॉरेन मार्केट। और लोकल यानी इंडिया के अंदर और बाहर कंट्री में वहां जो कॉटन तैयार होता है, जो सूती कपड़ा जो तैयार होता है, उसका बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। यानी डिमांड ज्यादा होने की वजह से जाहिर है हमको सप्लाई तो बढ़ाना ही पड़ेगा। खैर, तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन है। अब देखिए महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सोलापुर, नागपुर, ठीक है, इन सब जगहों में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उपलब्ध है, ठीक है। गुजरात में देखिएगा तो सूरत हो गया, भद्रावती हो गया, फिर आपका राजकोट हो गया, ठीक है। अहमदाबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुजरात में। गुजरात का अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। गुजरात का अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तमिलनाडु का कोयम्बतूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। तमिलनाडु का कोयम्बतूर है, एक सिटी है कोयम्बतूर, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। कोयम्बतूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है और अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में आएंगे, उत्तर प्रदेश में कानपुर में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कानपुर इंडिया के नॉर्थ में है, तो मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, और कोयम्बतूर साउथ में है, इसीलिए मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ओके। और अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, सिर्फ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो आप समझ गए होंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट की तरफ। अब आ जाते हैं हम लोग एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में, ठीक है। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि मैंने बताया, जो अपने रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट हो, किस पर? पूरी तरह से एनिमल पे डिपेंड हो, ठीक है। तो एनिमल पे डिपेंड जो है, तो इसमें क्या क्या इंडस्ट्रीज आते हैं? इसमें इंडस्ट्रीज आते हैं जैसे कि मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, यानी जो मीट को प्रोसेस करता है, ठीक है, इस तरह का इंडस्ट्री मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आता है। जैसे आजकल आप लोग चिकन रिसीव करते हो, फिश, ठीक है, मटन, जो भी है। उसके बाद बी में आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क तो आपको समझ में आ गया, मिल्क प्रोडक्ट्स भी आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि दही हो गया, ठीक है, बहुत सारी जो चीजें होती है जिनको आप खाते हो, ठीक है, तो उस टाइप का चीज हो गया, तो मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। फास्ट फूड, फास्ट फूड में तो यहाँ पे तो दही और घी सब समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है, इसलिए नेक्स्ट में आता है फास्ट फूड। फास्ट फूड जो होता है वो भी एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि फास्ट फूड में अगर आप रोल खाते हो, नूडल्स खाते हो या पकौड़े खाते हो, ठीक है, चिकन लॉलीपॉप खाते हो, जो भी आप खाते हो, तो वो सारा का सारा कहाँ पे आ गया? एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में, ठीक है, फास्ट फूड में। उसके बाद आता है फिश एंड अदर सी फूड। फिश या अदर सी फूड, अदर सी फूड में जैसे कि कुछ लोग समुद्र में पाए जाने वाले कुछ जानवरों का गोश्त खाते हैं, ठीक है, तो वो सब आ गया फिश एंड अदर सी फूड, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यानी ऐसी इंडस्ट्री जो डिपेंडेंट किस पे होती है? फॉरेस्ट पे, अपने रॉ मटेरियल्स के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है पेपर इंडस्ट्री। क्यों? पेपर किससे बनता है? लकड़ी से, और लकड़ी किस में पाया जाता है? पेड़ में। पेड़ कहाँ पाया जाता है? फॉरेस्ट में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया रिलेशन। तो पेपर इंडस्ट्री जो है
उसको सबसे पहले 1840 में, ठीक है, 1840 में कायम किया गया था हुगली में, बंगाल के हुगली में 1840 में कायम किया गया था बाय विलियम कैरी। ठीक है, विलियम कैरी ने कायम किया था, यानी स्टैब्लिश किया था, लेकिन ये बंद हो गया था। ठीक है, उसके बाद 1867 में एक पेपर इंडस्ट्री कायम किया गया, जो कि कायम किया गया कहां पे, बल्ली। ठीक है, बल्ली जो कि हावड़ा में एक जगह है, वहां पर स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, 1840 में हुगली में फर्स्ट पेपर मिल स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, बाय विलियम कैरी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया था। और उसके बाद 1867 में हावड़ा में एक पेपर मिल कायम किया गया। ठीक है, और अभी प्रेजेंटली इंडिया में 379 पेपर मिल है। कितना है, 379 पेपर मिल। और एक बात बता दूं मैं कि पेपर सबसे पहले इन्वेंट कहां हुआ था, चाइना में। ठीक है, कोई भी आपसे पूछे कि पेपर फर्स्ट इन्वेंशन कहां पे हुआ था, तो पेपर का इन्वेंशन हुआ था चाइना में। ठीक है, पेपर वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पेपर इंडस्ट्रीज। और पेपर इंडस्ट्री किससे हासिल किया जाता है, लकड़ी से हासिल किया जाता है। ठीक है, तो उसका रॉ मटेरियल कहां से, बेसिकली जंगल से आ रहा है पेपर इंडस्ट्री। और जितने भी आप कागज में लिखते हो, एग्जाम देते हो, या जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, पूरा का पूरा कहां से आता है, पेपर इंडस्ट्री से ही आता है। क्योंकि पेपर इंडस्ट्री का काम ही है पेपर बनाना, और जितना भी आप लोग पेपर यूज करते हो वो सारा का सारा पेपर इंडस्ट्री से ही आता है। तो ये था हमारा इंडस्ट्रीज इन इंडिया का पार्ट 1। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग होपफुली क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में मैं, और आईटी इंडस्ट्री के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।